नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्पेशल बुलेटिन में। लद्दाख दौरे के क्या मायने हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 26 और 27 जून के दरमियान रात के 5 मिनट के गैप में जो 2 विस्फोट हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं। पहला धमाका एक इमारत की छत पर 1:37 पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका 1:42 पर मात्र 5 मिनट के ही गैप में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक धमाकों में इंडियन एयरफोर्स के 2 जवानों को मामूली चोटें आई है। हमले में पाकिस्तान पर शक गहराता जा रहा है, क्योंकि सूत्रों की माने तो इस विस्फोट के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था और टारगेट भारतीय वायुसेना के विमान थे। ऐसे में अब सवाल उठते हैं कि क्या ड्रोन का निशाना भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट थे? क्या फिर से पठानकोट अटैक दोहराने की साजिश की जा रही है? और इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी जुट गई है। धमाके के कुछ ही मिनटों के बीच सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी भी कर दी थी और 2 विस्फोटों के कारण का पता लगाने के लिए पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। इस बीच जांच के लिए एनआईए की टीम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गई है। उधर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। जांच जारी है और मामले के हर एंगल से जांच की जा रही है और यहां तक कि आतंकी एंगल से भी जांच होगी। एनआईए और एनसीजे की टीमें जल्द ही विस्फोट स्थल का दौरा करेंगी। धमाकों के बारे में इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर बताया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल इलाके में रविवार सुबह 2 कम तीव्रता वाले विस्फोटों की सूचना मिली है। एक विस्फोट से इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरा खुले क्षेत्र में फटा। किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही कहा गया कि सिविल एजेंसियों के साथ जांच जारी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विस्फोट को लेकर जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर वाइस एयर चीफ एयर मार्शल एसएच अरोड़ा से बातचीत भी की है। एयर मार्शल विक्रम सिंह स्थिति का जायजा लेने जम्मू पहुंच रहे हैं और वहीं एक अलग घटना में जम्मू पुलिस ने रविवार को 2 संदिग्ध आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। तो मात्र 5 मिनट के गैप में जो ये 2 धमाके हुए हैं, अब ये संकट काफी गहराता नजर आ रहा है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पठानकोट अटैक था उसको दोहराने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान एक बार फिर से कर रहा है। जम्मू के एयरपोर्ट था वहां पर यह अटैक हुआ है और इसी बीच अब कई बड़े सवाल भी यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। वहीं इन सबके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित ढांचागत परियोजनाओं का भी उद्घाटन वो करेंगे। इसके अलावा क्षेत्र में तैनात सैनिकों के साथ आज राजनाथ सिंह मुलाकात भी करेंगे और उनसे बातचीत भी की जाएगी। इससे पहले उन्होंने 24 से 25 जून को कारवार और कोच्चि में नौसेना के प्लान और प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की थी। 24 जून को जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद अब केंद्र सरकार ने करगिल और लद्दाख के नेताओं से मुलाकात करने का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 1 जुलाई को वहां के नेताओं और समाज सेवियों के साथ ये बैठक होने जा रही है और इस पर बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने इन दोनों लोगों ने ये कहा था कि जैसे ही वहां का माहौल ठीक होगा हम स्वाभाविक रूप से सबसे बात करेंगे और इसी क्रम में एक बहुत अच्छी वार्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष वहां के ऑल पार्टीज के लोग जो आए, वहां के उपराज्यपाल महोदय भी थे, माननीय गृह मंत्री जी भी थे। बहुत सफल वार्ता रही और मुझे लगता है कि लद्दाख के मतलब वहां के नागरिक परिषद को जो बुला रहे हैं वह पहले से ही ये चाहते थे कि हम एक अलग अपना स्वायत्त रूप से वो करें। आकर के अब वहाँ विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी विकास हो रहा है। आगे चल करके जैसे ही प्रशिमन का हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के स्थिति अपने आप धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। लोग अब समझने लगे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो तरीका निकाला वो सही है। देखिए, ये उनका अपना मामला है,
वो कौन सा विपक्ष तैयार करेंगे हमें नहीं जानते हैं। इसके पहले भी पूरी तौर पर विपक्ष के लोग एक हुए थे, लेकिन जनता ने उनकी नकारात्मकता के कारण उनको नकार दिया था। वो फिर एक हो सकते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से जनता की सेवा करने का काम स्वयं प्रधानमंत्री ने किया है, मैं समझता हूं कि जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है, उनके निर्णयों के साथ है, उनके नीतियों के साथ है। ये अच्छी बात है। वो सभी पहले भी कहते रहे हैं कि सब लोग आगे बढ़ करके इसको करें, इसको रोकें। राज्य जब जब चाहे तब तब उन्होंने उनकी बात को सुना, उनके अनुसार निर्णय लिया, बाद में वो बदले भी। लेकिन अगर एनजीओ की जरूरत होती है तो एनजीओ भी काम करते हैं और करें। जब वह स्थिति आएगी तो वह काम सरकार का है। सरकार उनसे बार बार कही है कि आइए वार्ता करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भाई मेरे टेलीफोन पर जब चाहे तब बात कर सकते हैं। अब किसान आंदोलन में जो वहाँ हो रहा है, अभी कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार और सब, उनके प्रति धारणा धीरे धीरे लोगों की बदलती चली जा रही है। चलिए, तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए डॉक्टर नेपाल सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनपी न्यूज पर। नेपाल जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, देखिए दो मुद्दे आज हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आज अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर एयरफोर्स पर, और दूसरा राजनाथ सिंह जो है वो लद्दाख के दौरे पर हैं, लद्दाख के, तो इनके क्या कुछ मायने हैं सर? ऐसा युद्ध है जिसको हम पर्दे के पीछे युद्ध कहते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी मीटिंग बुलाई है, सब नेताओं के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जनता के साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो ऐसे में सरकार लोगों का विश्वास जोड़ने की कोशिश करेंगी और जो अलगाववादी ताकतें हैं वो लोगों का विश्वास तोड़ने की कोशिश करेंगी। ये युद्ध अब शुरू हुआ है और ये चलता रहेगा, कुछ दिन तक चलेगा। इसमें देखेंगे कौन ताकतवर बनेगा, क्योंकि यदि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, घटनाएं बढ़ी, तो जनता का विश्वास घटेगा, वो भयभीत होकर फिर उनके साथ जुटेंगे। और इस सरकार इस समय पर अपनी हिम्मत बना के, लोगों की हिम्मत को जोड़ के, लोगों का विश्वास के साथ खड़ा होकर यदि वो लोगों का विश्वास जीत सके तो आतंकवाद कमजोर हो जाएगा। और ये पहली घटना नहीं है, जब भी ऐसी घटना होती है कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ जाता है, उसमें सेना का मनोबल बढ़ाता है, वहाँ के लोकल लोगों से भी बातचीत करता है। पहले डोभाल साहब गए थे पहले हमले में, इस बार राजनाथ सिंह जी गए हैं। ठीक है, भले लद्दाख का दौरा दिखा रहे हैं, लेकिन एक मेजर कारण ये भी हो सकता है और इसमें वो चर्चा कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो दूरभाष पे हम बात नहीं कर सकते, टेलीफोन पे हम बात नहीं कर सकते, जो 1-to-1 बात हो जाती है, तो कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक बड़े व्यक्ति को जाना ही पड़ता है और उसी प्रक्रिया का ये हिस्सा है जिसमें राजनाथ सिंह वहाँ गए हैं। नेपाल जी, देखिए जिस तरह से अभी हाल ही में पैंगोंग झील से जो दोनों सेनाओं को हटाया गया था पीछे, उसके बाद ये पहला दौरा राजनाथ सिंह का है, और इसी बीच अभी चीन और भारत में जिस तरह की मतभेद चल रहे थे उसको लेकर उसके बाद भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो दौरा उसको लेकर भी हो सकता है। ये देखिए, सामान्य प्रक्रिया है। हम कई दफे कोरोना के लिए कर्फ्यू लगाते हैं, फिर ढील देते हैं, जब कोरोना ज्यादा बढ़ जाता है फिर दोबारा कर्फ्यू लगाते हैं। तो सेना की वापसी एक प्रक्रिया का पार्ट था। पूरी दुनिया की स्थिति कि वो दबाव था कि साथ सेना को कम किया जाना चाहिए। आम जनता के मन में ये था कि सेना का दबाव कम होना चाहिए। अब ये बैलेंस बनेगा यदि लगेगा कि आतंकवाद, लोगों को ये महसूस होगा कि सेना हमारी सुरक्षा के लिए है, सेना यहाँ हमारे दबाव के लिए नहीं है। तो कुछ लोग, नेता लोग, जो अलगाववादी लोग कहते हैं सेना यहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन करने के लिए नहीं, वहाँ मानव अधिकार को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए सेना है। इस चीज का ये रियलाइजेशन होता है और सेना फिर वापस चली जाएगी। सेना कोई बहुत दूर वहां से नहीं आती है, धीरे धीरे वो वापस चली जाएगी। वहाँ अभी बहुत सारी उथल पुथल होगी, अभी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई है। कभी भी पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा, ऐसा कभी ये नहीं चाहेंगी, जो अलगाववाद ताकत कभी नहीं चाहेंगी कि बातचीत बढ़े, वो उसको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं 370 को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। ये प्रक्रियाएं चलती रहती है, स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन इस तरह का हमला थोड़ा सा अस्वाभाविक था कि इसमें ड्रोन का उपयोग हुआ है, क्योंकि ये हमला बाहर से नहीं हो सकता जैसा मुझे लगता है, जिसकी मैंने सुना इसके बारे में। बट ये ड्रोन से हुआ है या व्यक्ति से हुआ है ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन यदि ड्रोन से हुआ तो ड्रोन की एक नई भूमिका शुरू हुई है, आतंकवादी इसको यूज करने लगे हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय है और इसमें हमें एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल मजबूत करने की भी जरूरत है। उसी के साथ साथ देखिए डिफेंस की हमने बात की, क्या इसी के मद्देनजर ये कोई हमला हो सकता है? कयास ये भी लगाए जा रहे हैं लोगों के मन में। अब ये भी सवाल है कि जो पठानकोट अटैक था उसको दोहराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो
अब अटैक हुआ है, ये पाकिस्तान की ओर से किया गया है, क्या इसमें कोई बात में सच्चाई है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब ऐसी कोई हिम्मत करेगा डायरेक्ट आने की। लेकिन पाकिस्तान अपनी रूढ़ी प्रक्रिया को जारी रखेगा। वो वहाँ पे जो लोकल थोड़े बहुत जो आतंकवादी बचे हैं या जो संगठन के लोग बचे हैं, उनके द्वारा वो बड़ी घटना घटवाने की कोशिश करेगा। लेकिन पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर इतना ज्यादा है। वो पाकिस्तान ऐसी भी कोई गलती नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 100 दिन से बॉर्डर बिल्कुल शांत है। वो जो भी गलती ये दिखाने की कोशिश करेंगे, जो ये जनमानस है वो 370 को वापस चाहता है, वो नेता भी वहाँ वापस चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार जबरदस्ती वहाँ से 370 हटाए बैठी है। पुलिस के द्वारा, वो फोर्स के द्वारा वहाँ पे हमारे सब मानव अधिकार का हनन हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया के पार्ट आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सीधे को रोल होगा। ठीक है, आपने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान का आपको नहीं लगता इसमें रोल है, ठीक है, लेकिन अब जिस तरह का ये घटना हुई है सर, इसको लेकर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसके मायने आखिर क्या निकलते हैं? क्या जिस तरह से आपने जिक्र किया कि किसी अंदर ही का काम, अंदर ही अंदरूनी बंदे का किसी का काम हो सकता है, क्या वाकई अब जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने की बातें लगातार सामने आती है, क्या ये भी उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान जितनी आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गिरेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी गिरेगा। ठीक है, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम है, उसको हटाने के लिए कभी कभी ध्यान लगाता है। लेकिन कश्मीर में मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 1-1.5 साल का जो तजर्बा नया रहा है यूथ का, पुराने लोगों का मैं नहीं चाहता, जो पुराने नेताओं को नहीं चाहता, उनकी विचारधारा के बारे में मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन यूथ का एक्सपीरियंस ये रहा है कि उनको राजनीतिक रूप से ताकत मिली है, उनको अपने विकास करने का खुद का मौका मिला है और उनको मुख्यधारा में जुड़ने का मौका मिला है। ऐसा ऑब्जर्वेशन मेरा अपना है, और कुछ लोग इसको मत भिन्नता भी रख सकते हैं। लेकिन यूथ का एक विश्वास बढ़ा है कि हम जब तक मेन इश्यू के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक जम्मू कश्मीर का विकास नहीं होगा। और ये जो सोच बदली है, इस सोच को बदलना हमारे लिए तो ये रखना, इसको जारी रखना एक बड़ा चैलेंज है। और उनके लिए जो आईएसआई एक्टिविटी है, या जो आंदोलनकारी हैं, या जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, वो चाहेंगे कि विश्वास कहीं ना कहीं खत्म हो छोटी मोटी आतंकवादी गतिविधि। बट मुझे लगता है कि सरकार की तैयारी इतनी ज्यादा है वहाँ पर कि अभी कोई बहुत बड़ी घटना का वहाँ कोई दृश्य देखने को मिलेगा। और इस छोटी छोटी घटना से और थोड़ी अपने आप को मजबूत करने की सरकार को, सेना को मौका मिलता है। और एक भावना बढ़ती है जनमानस की कि देखिए, हम पीस के साथ जाना चाहते हैं, हम विकास के साथ जाना चाहते हैं, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मिलिटेंट बार बार चाहता है कि फिर वो स्थिति आए कि हम चुनाव का बाइकाट करेंगे, हम पत्थर मारेंगे, हम फिर हो जाना बंद करेंगे। अब देखिए, छोटा सा टूरिज्म खुला था, कितना टूरिज्म बढ़ा वहाँ पर, लोग जाने लगे, अर्थव्यवस्था चलने लगती है। एक आदमी बहुत लंबे समय तक अलगाववादी विचारधारा के साथ नहीं घुस सकता। कुछ अलगाववादी नेताओं के तो पैसे बन सकते हैं, लेकिन आम जनता तो भूखी मर जाती है। वो कब तक भूखी मरेगी, कब तक अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेगी। तो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें कुछ ये विघ्न आएंगे, ऐसे विघ्न आज आया है, कल फिर कोई आएगा, परसों फिर कोई आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा कोई परिवर्तन सरकार की नीति में होने वाला है, या कोई बहुत बड़ा भय की स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है कि इसमें कोई हमें भयभीत होना चाहिए। लेकिन देखिए, भय की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये दो हमले हुए हैं और उसी के साथ एक दूसरी जगह पर देखिए त्रिकुटा का ये मामला है, जहां पर 2 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि घाटी में इस तरह की आतंकी गतिविधियां होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब 2 मामले इस तरह के एक साथ सामने आ रहे हैं, क्या इनका आपस में कोई लिंक हो सकता है सर? देखिए, लिंक तो वहाँ पर आपको मालूम है, अभी बहुत सारा क्लीनिंग का काम चला था, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं कि वो कि आपने रूट आउट कर दिया, तो सब लोग क्लीन हो चुके हैं। और वो उनके लिए तो अब ये पूरी स्थिति की जितना बड़ा संगठन ने खड़ा किया था और धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, वो तो पूरी ताकत लगे। तो सबसे बड़ी चिंताजनक है कि इस बार जो नया तरीका अपनाया गया है, ना इसमें कोई जो है व्यक्ति को सुसाइड नंबर भेजा गया है, ना कोई और व्यक्ति भेजा, जो ड्रोन का इस्तेमाल हुआ जैसा कि सस्पेक्ट किया जा रहा है, वो एक चिंताजनक विषय है और उसको सरकार को भी तैयारी देखनी है। और देखिए, इसको लेकर एक एडवाइजरी भी वायुसेना की जारी हुई है कि अब ये जो तस्वीरें हैं वो नहीं दिखानी चाहिए, खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है वहां पर। आखिर ये क्या खतरा है सर, जो तस्वीरें दिखाने से बढ़ सकता है? ये मैं थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे। नहीं, देखिए, जनरली क्या होता है, ऐसे जो नेशनल सिक्योरिटी के जो प्लेसेस होते हैं, जब उसको बार बार दिखाते हैं तो वो बार बार कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो सकता है, पिक्चराइजेशन का। उसको हम लोग, बहुत सारे लोग जाकर कहीं ना कहीं सर्च करने की कोशिश करेंगे, उसको फोटोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करने के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल करने की। कभी कभी ग्रुप जो है इन सब चीजों को अपना मिसयूज कर लेता है। दूसरा,
इससे एक भय की वातावरण उत्पन्न होता है। जनमानस का ध्यान रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को हम आतंकवादी हमारे बच्चों के पीछे पड़ जाएं, तो सरकार को चैलेंज कर सकते हैं, तो हमारे लोग पूरी चैलेंज कर सकते हैं, तो उनका विश्वास बनता है, वो कभी कभी टूट जाता है। तो सरकार चाहती है कि ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। नेपाल जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका एनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले देखिए, आज दो मुद्दे हैं। एक तरफ तो अटैक हुआ है, दो हमले ये हुए हैं, हालांकि छोटे हमले थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन जहां जम्मू में ये बम हमले हुए हैं, दूसरी तरफ आज लद्दाख के दौरे पर हैं राजनाथ सिंह। इन दोनों के आखिर मायने क्या है सर, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा जोड़ने की उनको कोशिश करेंगे। नेपाल जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, डिफेंस को लेकर हम यहाँ पर काफी सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती है तो रक्षा किस तरह से सेना हमारी कर रही है ये सभी को पता है, लेकिन जब डिफेंस की इस तरह के मामले सामने आते हैं तो सेना का भी मनोबल टूटता है, जिसकी वजह से राजनाथ सिंह आज गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री भी अब 1 तारीख को बात करने वाले हैं वहां के लोगों से, और जो भी सेना के लोग हैं वहां से बात करने वाले हैं। इसके क्या मायने निकल सकते हैं सर? नहीं, मनोबल सेना का, हमारी मनोबल, हमारी सेना इसमें कमजोर है, जिसको घटनाओं का मनोबल टूट है। इसमें क्या कभी कभी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता अभी, क्योंकि ये सिस्टम इस बार नया हुआ है। इसमें एयर स्ट्राइक का क्या सिस्टम होना चाहिए, एयरफोर्स का क्या रोल होना चाहिए, इस तरह के हमले को रोकने के लिए मिलिट्री का क्या, क्योंकि कुछ ऑपरेशन जो है वो मिलिट्री करती है, कुछ ऑपरेशन जो है आपका मतलब आर्मी करती है, कुछ जो है एयरफोर्स करती है। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाए, दोनों के बीच में बैठ स्ट्रेटजी बन जाए, फाइनलाइजेशन हो जाए, तो ऐसी ही सिर्फ रोल बड़े मुद्दे पर किया जाता है। बाकी हमारी सेना बहुत सक्षम है, वो कॉम्पिटेंट है, वो दुनिया की सबसे डिसिप्लिन और बहुत ही एग्रेसिव सेना मानी जाती है, विद बैलेंस अप्रोच। तो मुझे लगता है कि ऐसा इसमें कोई नहीं, वो सिर्फ एक मैटर ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी। जी, इसके साथ साथ देखिए, एक अपडेट ये भी आ रहा है कि जो 2 आज आतंकी पकड़े गए थे उनसे भी पूछताछ शुरू हो गई है। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि कोई ये नई घटना नहीं है कि इस तरह की गतिविधियां होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब 2-3 चीजें एक साथ जब घट रही हैं तो लोगों का भी इस पर ध्यान जाता है कि आखिर ये 3 चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं और एक ही समय पर। सर, नहीं, मैंने बताया ना आपको, ये एक युद्ध है जहाँ एक विश्वास तोड़ने की कोशिश करेगा, एक विश्वास बनाने की कोशिश। सरकार और भी हमारा विश्वास बनाने की कोशिश करेंगे, जो अलगाववादी व्यक्ति हैं वो हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये युद्ध चलेगा। ये पहली घटना करके कोई बड़ी घटना कर सकती है, उसके बाद और कोई घटना हो सकती है कि हमारी कोई चूक रही, हमारे कोई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, तो कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। और इसमें हमें सावधानी यही बेटर कोऑर्डिनेशन के राजनाथ सिंह न बचे। देखिए, जम्मू कश्मीर में भी 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। हालांकि अभी ये नहीं पता है कि वो किस तरह से हैं, लेकिन वो जो दो संदिग्ध पकड़े गए हैं, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 2 मुद्दे, पहले भी आपसे बात हो रही थी, हालांकि फोन कट गया था आपका, लेकिन ये जो 2 आज मामले हैं, एक तरफ जम्मू में जिस तरह से ये हमले हुए हैं, 2 जो विस्फोट हुए हैं, और दूसरी तरफ लद्दाख का दौरा आज रक्षा मंत्री कर रहे हैं, इन दोनों के सियासी मायने क्या है सर, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। सियासी मायने तो कोई भी बता देगा, जो पाकिस्तान पहले से करता है वही करता रहेगा। यहाँ तक कि जब आपके पास कोई भी मीटिंग, ये तो जब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली थी, मैंने बोला था ये हादसा क्यों नहीं हुआ था, तो एक घटना छोटी घटी थी, इन्होंने दूसरी कर दी। जो अब जैसा बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक थी, बिल्कुल वैसी स्ट्राइक है। इनको अपने लोकल लोग मिल गए, उन्होंने या तो मोटर अटैक है या फिर ड्रोन कंट्रोल अटैक है। मतलब ये देखिए, जो वर्टिकली वेपन घुसा हुआ है 6 इंच की आरसीसी सीमेंट की के सीलिंग से, तो आप, इसका मतलब है कि ये विस्फोट जो छोटा नहीं था। ये थोड़ी आवाज आ रही है आपके पीछे से, एको आ रही है जी। तो ये जो है, ये बेसिकली लोकल सेल्स बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी कमजोर है, आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन की कमी है, बड़े आराम से घूम रहे हैं। और पहले ही जब जम्मू में कैंटोनमेंट पे अटैक हुआ था, रोहिंग्या बगल में बैठे थे, अभी भी रोहिंग्या घूम रहे हैं, स्लीपर सेल मदद कर रहे हैं, फाइनेंसेस आ रहे हैं, एम्युनिशन आ रहा है। देखिए, ऐसा है, सिक्योरिटी चलाने का ये तरीका नहीं है।
कि आप पे अटैक हो जाए, फिर आप दुनिया भर की बातें करते रहिए। आपके बीच में एयरफोर्स स्टेशन बगल में, आर्मी स्टेशन बगल में, बीएसएफ है, और मेन बिल्डिंग के ऊपर अटैक होता है 25 गज दूर से हेलीकॉप्टर हैंगर से। जी, और बख्शी साहब देखिए, मैं हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं नेपाल जी, उनसे भी मैं यही जानने की कोशिश कर रही थी कि अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज ये हमले हुए हैं, 5 मिनट के गैप में 2 हमले एक साथ हुए हैं, और अब लोगों के मन में ये सवाल है कि जो पठानकोट अटैक था, कहीं वो दोबारा तो घटने नहीं वाला है, कहीं पाकिस्तान उसी की कोशिश में तो नहीं है दोबारा। हालांकि सर इस चीज से नकार रहे हैं। अब मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहे हैं सर। मैं बता रहा हूँ, ये जब एक है ना 6-7 अटैक हो चुके हैं, उन्होंने हमारे जगहों पे ऑक्यूपाई किया हुआ है, 3-3, 4-4 दिन रहे हैं अंदर। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? ये कोई नई चीज थोड़ी हो रही है, ये वही चीज हो रही है। और इसमें देखिए, सच सुनने की भी आदत होनी चाहिए और सच बोलने की भी आदत होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम हमारी इंटरनल है। पहले दुश्मन चाहे कैसा भी हो, हमारे को इंटरनल आपको ताकतवर क्यों नहीं हम हैं? हमारी इंटरनल कोऑर्डिनेशन क्यों इतनी कमजोर है? क्योंकि सब अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं, कोई किसी के अंदर नहीं रहना चाहता। आप पैरामिलिट्री को कहिए फौज के अंदर में जाए, कहिए आई विल नॉट, किसी को भी बोलिए, क्योंकि सबके पॉलिटिकल मुद्दे हैं। और बख्शी साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे, एनआईए ने जो आशंका जताई है कि ड्रोन से ये हमले किए गए हैं, इसको लेकर आप क्या, आपके नजरिए में क्या ये वाकई ड्रोन से है या फिर कोई इंसानी इसमें हो सकता है? देखिए, ड्रोन का मतलब है, ड्रोन को कंट्रोल भी तो इंसान करता है। बिल्कुल। वो किसी बड़ी बिल्डिंग पे बैठा कंट्रोल कर रहा था, दूर से कहीं से कंट्रोल कर रहा था, उसको रेडियो लाइन ऑफ साइट चाहिए, वो उससे कर दिया। चाहे रिमोट कंट्रोल है, चाहे सैटेलाइट से कंट्रोल है, कंट्रोल कहीं से भी हो सकता है। आपको उससे क्या मतलब है कि कौन सा वेपन था, क्या था, उससे क्या मतलब है? हमको पहला क्वेश्चन ये है, हम इससे कंट्रोल कर रहे हैं, हमने कैसे होने दिया और क्यों होने दिया, पहले तो वहां उसका जवाब, अब उसका जवाब पूछना ही नहीं चाहता और दुनिया भर को हम ब्लेम करना चाहते हैं। प्रॉब्लम हमारी है, दोबारा आपको बोल रहा हूँ, नहीं है मेमोरी में ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। 18 साल से अटैक हो रहे हैं, 18 साल से अटैक होते रहेंगे आपके ऊपर। ये नतीजा है। अभी तो उनकी फौज अटैक कर ही नहीं रही, उनके तो ये स्लीपर सेल सपोर्टेड बाय टेररिस्ट ऑपरेशन, ये बड़े आराम से मुल्ला एलिमेंट काम कर रहे हैं, बैठे बैठाए पाकिस्तान इज लाफिंग ऑल द वे। आपके थोड़ी मिराज अब बाहर जाएंगे और अटैक करेंगे और क्या जो आपने रिजल्ट दिखाया था, ये तो बिना उसके किए वो कर रहे हैं। आपके मेन एयरफोर्स स्टेशन पे किया उन्होंने, और क्या चाहिए आपको? ये सब बख्शी साहब देखिए, इसमें 2 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं इसी मामले में, जम्मू मामले में 2 संदिग्ध जो पकड़े गए हैं, हालांकि उनसे पूछताछ हो रही है, नहीं पता कि वो कौन है, अभी मालूम नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कोई आतंकी संगठन अब इसकी जिम्मेदारी ले सकता है? अरे आतंकी संगठन है, वो जिम्मेदारी ले या ना ले। और संदिग्ध पकड़े क्यों गए अभी? पहले क्यों नहीं पकड़े गए? 1 हफ्ता पहले आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? इसका मतलब है आप सो रहे हो, ये इस तरह मतलब है इसका कि अब पकड़े गए। अरे पकड़े तो जाएंगे, कैसे भाग के जाएंगे? वो क्या अब करी, क्या अब पछताए जब टूट गया चिक गई खेत, जब आपका सिर से पानी निकल रहा है तो आप तैरना सीख रहे हैं। ये गेम है आपका। ये मैं बता रहा हूँ, मैं शुरू से ये बोलता आया हूँ, मैं आई एम सॉरी अगर मैं आई साउंड हार्श, आई एम सॉरी आई साउंड सो लाउड, बट ये सच्चाई है। चुभे या ना चुभे ये मेरा मतलब नहीं है, पर सच्चाई यही है कि हमारी गलती है और हम अभी भी इसको ऐसे चला रहे हैं क्योंकि मिनिस्टर को बोलने में डरते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट को बोलने में डरते हैं। तो फिर आप घर जाइए अगर आप बोल नहीं सकते तो ये प्रॉब्लम है सारी की सारी। और तभी जब पाकिस्तान दुनिया सारी हंस रही है आपके ऊपर और आप सबको ब्लेम करते जा रहे हैं। 2 संदिग्ध पकड़े गए, 2 नहीं पकड़े जाएंगे, और वो भी बंदा बगल में बीड़ी बेच रहा होगा, पान बेच रहा होगा, वैसे लोग पकड़े हैं, वो वहीं बैठ के कर रहे हैं ये सारा काम। कौन सा बड़ा लंदन से अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आ रहा है कोई? जी बिल्कुल, वहीं से क्या, वहीं के लोग हैं, स्लीपर सेल्स हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, आपके बगल में बैठे होंगे। ठीक है बख्शी साहब। नेपाल सिंह जी, आपसे मैं आखिरी कमेंट सर लेना चाहूंगी पूरे मसले पर। देखिए, इसमें जैसा कि हमारे साथी ने बोला है, ये एक बहुत ही बड़ी हमारे साथ दिक्कत समस्या है कि मिलिट्री जितना सिचुएशन को नॉर्मलाइज करती है, उसको कंट्रोल में लाती है, जैसे वो सिविल डिफेंस के साथ में आता है वो सब का सब उसकी खराब है।
पुलिस वहाँ के लोगों को कुछ करती नहीं है। जहाँ तक पुलिस वहाँ के लोगों से मिली हुई होती है, लोकल नेताओं के प्रश्न होती है, वो अपना कुछ भी दायित्व नहीं निभाती, सिर्फ खाली हर चीज मिलिट्री पर डाली जाती है। मिलिट्री पूरी बात को सीधी करेगी और फिर मिलिट्री को ही दोष देगी। तो मेरा ये मानना है कि इसमें सरकार को बहुत ही एक एकाग्रता नीति बनानी चाहिए और इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी सिविल सर्विसेज की करनी चाहिए कि वो क्यों फेल होते हैं बार बार। ये काम हर बार जो है इंटेलिजेंस का जो है एक मिलिट्री का काम नहीं है। मिलिट्री काम लड़ाई लड़ने का, वो मारेंगे पकड़ेंगे सबको, बट लोकल इंटेलिजेंस क्या करती है? लोकल इंटेलिजेंस सप्लाई यदि केस कुछ नहीं कर पाए तो उसको मिलिट्री को देना आसान है, तो इसको खत्म ही कर दीजिए। ये एक बड़ी परंपरा है हमारे यहाँ पर कि फिर आतंकवादी हमला हो जाएगा, फिर किसी दो आदमी पकड़ लेंगे, फिर ट्रायल चलता रहेगा कोर्ट में। ठीक है नेपाल जी, समय की थोड़ी सी कमी है। बख्शी साहब आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी सर, पूरे मुद्दे पर आपका सर आखिरी कमेंट चाहूंगी सर। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब दोनों ही हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी अपनी समझनी होगी और तभी आखिर क्यों इतने हमले लगातार ऐसे होते हैं, इनकी जड़ तक जाना होगा, तभी हम देश को सुरक्षित रख पाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।